नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये क्लास। थर्ड शिफ्ट में देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले हमने 41वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो आज जो है प्रोवाइड करा दिया है, तो आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। आपको अगर आप आने वाले समय में CGL MTS वगैरह देना है तो आप प्रैक्टिस सेट के सभी 57 वीडियो आएंगे जो आज तक 41 बन चुके हैं। तो ये वीडियो की सीरीज जरूर फॉलो कर लीजिएगा और PDF से रिवीजन कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, रुद्राक्ष पाटिल को किस वर्ष एयर राइफल में स्वर्ण पदक मिला था? तो 2022 में यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक 10 मीटर वाले में जीते थे, है ना। 10 मीटर वाले में ओलंपिक के अंदर भी जीते हैं अभिनव बिंद्रा, जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो ये भी 10 मीटर वाले में था, लेकिन ये ओलंपिक के बाहर की बात हो रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में ये जीते थे रुद्राक्ष पाटिल, ठीक है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके अलावा सवाज किस खेल का शुभंकर है? देखिए सवाज जो है ये सब दिन बताते आए हैं, इसका मतलब होता है शेर का बच्चा, बाघ का बच्चा, है ना, शेर का बच्चा होता है। ये कहाँ पे होती है? तो सवाज का जो शुभंकर है ये 36वां राष्ट्रीय खेल की है। और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल, है ना। गुजरात के 6 शहरों में कराए गए थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था कि सबसे अधिक पदक जो है ये आपको महाराष्ट्र को मिला था, लेकिन फिर भी विनर किसे घोषित किया गया था? तो सर्विसेज टीम को घोषित किया गया था। क्यों किया गया था सर्विसेज टीम को घोषित? क्योंकि इसके पास जो है ना गोल्ड की संख्या ज्यादा थी, है ना, इन रिलेशन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की तुलना में इसके पास जो है गोल्ड की तादाद बहुत ज्यादा था, इसीलिए कम पदक जीतते हुए भी सर्विसेज टीम को विजेता घोषित किया गया और महाराष्ट्र को रनर अप घोषित किया गया। ये 36वां खेल था, 6 विभिन्न शहरों में हुए। इसके अलावा इसमें 36 खेल शामिल थे, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। सावाज इसके शुभंकर थे। अब 37वां राष्ट्रीय खेल होना है, तो ये कहाँ पे होना है? तो ये आपका ये होना है गोवा के अंदर। जो कब होना है जी? तो 2023 के अंदर, ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी फरवरी 2023 में संपन्न हुआ है ना। तो ये भी धूम मचाया है और मचाएगा, है ना। तो ये मध्य प्रदेश में कराया गया 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? तो 8 शहरों में। और विजेता कौन रहा? तो महाराष्ट्र। तो सभी बात एक एक चीज बारीकी से ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया जो विंटर गेम होती है, ये तीनों अलग अलग गेम है भाई, एक में ना मिला देना, है ना। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी मध्य प्रदेश में हुआ है, जो 8 मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुए और महाराष्ट्र विजेता रहे। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी इसी साल हुआ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश का छोटा भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है, बड़ा भाई कहिए, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। विजेता कौन रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहेगा तो 2018 में दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहेगा तो 2020 में उड़ीसा में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2003 में किसे पद्म विभूषण मिला था? आई होप ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन 2003 में पद्म विभूषण मिला था। और जैसे एग्जाम में अभी आजकल चल रहे हैं कि जो अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके डांसर से आ रहे हैं, खास करके क्लासिकल डांसर से, है ना। तो 2003 में सोनल मानसिंह को जो है पद्म विभूषण दिया गया था और ये अपने जो प्रकार के यानी नृत्यांगना में सबसे कम उम्र की जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी थी। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी इसकी जिक्र कर लिया था हमने, प्रैक्टिस सेट में भी कर लिया था। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, पता नहीं कहां से सुनते रहते हैं। इनके अलावा राज्यसभा के लिए नामित होने वाला प्रथम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणदेल है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मेरी एक एक जानकारी आपको जो है मील का पत्थर साबित हो जाता है जी एग्जाम के अंदर। अब ये जो बच्चा क्वेश्चन पोस्ट करा है ना, ये बच्चा बोल रहे हैं कि क्वेश्चन अटपटा सा है। इन्होंने मुझे 12-13 क्वेश्चन दिए हैं हूबहू, है ना। ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने कराया है भाई, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं कराया है। एक रुद्राक्ष पाटिल वाला अगर मैं इनको 2 मिनट के लिए हटा दूं, बाद बाकी सारे क्वेश्चन कराए, जहां पे नहीं कराया वो बता दूंगा नहीं कराए हैं। तो अब क्या अटपटा लगना भाई, इसका मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे थे भाई, है ना।
तो भाई राज्यसभा के नामित होने वाला प्रथम नृत्यांगना कौन है? ये आपका रुक्मिणी देवी अरुणडेल है। और राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस है। ये दोनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में नामित होने का क्या तथ्य है सर? तो ये तथ्य है कि भाई 238 तो आपके चुनाव से आते हैं, है ना, और ये चुनावी प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है राज्यसभा के अंदर, ध्यान रखेंगे, है ना। जब पूछेगा तो 90% आदमी गलत मारेगा, क्योंकि ये जनरली किसी किताब में आपको जल्दी देखने को मिलेगा नहीं। इनके अलावा जो ये 12 सदस्य आते हैं ना, ये प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये वाला जो फैसिलिटी है 12 वाला, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर नृत्यांगना जो है, ये आपका कौन है? तो नर्तकी नटराज, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनके अलावा जो भरतनाट्यम से संबंधित है नर्तकी नटराज, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी के प्रमुख नृत्यांगना है, जिन्होंने 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त कर जो है सबसे कम उम्र में इस प्रकार के कीर्तिमान रचने वाली नृत्यांगना बन गई थी। वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कौन है? जब आपसे पता है कि इसी एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में, है ना, कोई भी क्वेश्चन जो है अलग से नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जेएनयू के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? मैंने आपको बताया था गोपाला स्वामी पार्थ, है ना, गोपाला स्वामी पार्थ, इसी प्रकार का नाम है इनका, गोपाला स्वामी पार्थ सारथी नाम है, ठीक है। तो ये प्रथम जेएनयू के जो है कुलाधिपति बने थे। तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट भी बता दिया था भाई, तो लेटेस्ट आज पूछ लिया गया है। तो ये शांति श्री धूलपुरी, ये क्यों पूछा गया है? तो इनके भी कारण है। ये प्रथम महिला बने हैं जेएनयू के जो कुलाधिपति हैं। और ये महिला में और क्या है कि भाई ये जो है इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के इसी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति मतलब सिलेक्ट हो जाना, ये अपने आप में जो है काफी ज्यादा गरिमा की बात है भाई, कि जहां हमने पढ़ा उसी का हम प्रोफेसर बन गए। ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है ना। तो ऐसे ही, है ना, ये जो शांति श्री धूलपुरी है, ये जेएनयू से ही पढ़ी हुई है और यहीं पे जो है कुलपति है वर्तमान में। पहला कौन थे? तो गोपाला स्वामी पार्थ सारथी, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही लगे हाथ आपने याद रख लेना है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, तो इनके जो अभी कुलाधिपति बने हैं ये आपके अरविंद पनघड़िया साहब बने हैं। और अरविंद पनघड़िया कौन थे? तो भैया ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया, जो वर्तमान में क्या बन गए हैं? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्हें कुलाधिपति सिलेक्ट किया गया है। अगला एक प्रश्न, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित? कोई प्रश्न है जी? तो ये तुलव वंश से है। आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश ने शासन किया। तो एक तो आपका संगम है सबसे पहले, जिन्होंने हरिहर एवं बुक्का जो है बसाया था इस वंश को। फिर तुलुव, फिर सुलुव, है ना, पहले तुलुव, फिर सुलुव, और फिर अरिबिदु, है ना, अरिबिदु, फिर आपका अरिबिदु। तो ये जो है आपके 4 वंश है ना। तो ये विजय जो कृष्णदेव राय है ये तुलुव वंश से संबंधित है। तुलुव राय से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। उसी समय दिल्ली सल्तनत पे किसके शासन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया, बता दिया। संगम, तुलुव, सुलुभ, अरबिदु। उल्टा क्रम है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है, संगम, तुलुव, सुलुभ, अरबिदु, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य की पतन का कारण बना, ये तालीकोटा का युद्ध बना। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1665 ईस्वी में होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी युद्ध के साथ विजयनगर साम्राज्य की पतन मानी जाती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह को लाने में किसका अहम योगदान है? तो यूं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है विधवा पुनर्विवाह में, और सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, है ना। तो ये जो है बच्चे ने बताया जो कि भाई आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में नहीं था। तो आपको जैसे कि याद हो कि मैं आपको बताया हूं कि जैसे प्रार्थना समाज में आप क्या जानते हैं कि आत्माराम पांडुरंग है ना। क्या जानते हैं? आत्माराम पांडुरंग है। लेकिन अगर आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में नहीं है तो किसको मारोगे, है ना? तब महादेव गोविंद रानाडे को मारोगे कि नहीं मारोगे? तो एकदम मारोगे भाई, महादेव गोविंद रानाडे को जो है टिक करना है। उसी प्रकार से ये विधवा पुनर्विवाह में अगर आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है तो केशव चंद्र सेन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने भी सिफारिश पेश किया था कि भाई इस प्रकार की चीजों को जो है होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, जो अपने आप में काफी सही भी है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा यहाँ पे केशव चंद्र सेन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में आया था, और 1857 की क्रांति से आप समझ गए होंगे कि उस समय गवर्नर कौन रहा होगा? तो कैनिंग रहा होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो इसे कैनिंग ही कहिए। और यही कैनिंग जो है ये वायसराय बना था, इंडिया का पहला वायसराय बना था, क्योंकि गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है 1857 के विद्रोह के बाद इसे वायसराय नाम दे दिया गया, और इस प्रकार से कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बना। तो आप क्या समझे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में कौन कौन शरीक रहे? तो एक तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर शरीक रहे, केशव चंद्र सेन शरीक रहे, और अंग्रेज के अंदर से कैनिंगवा शरीक रहे। ठीक है भाई। इनके अलावा सती प्रथा में आप फिर से बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय सबसे
सबसे ज्यादा अथक प्रयास किए सती प्रथा को अंत करने के लिए? राजा राम मोहन राय साहब, है ना। राजा राम मोहन राय साहब ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी के अंदर, कलकत्ता के अंदर किए थे। और जब ब्रह्म समाज डिवाइड हो गए तो आदि ब्रह्म समाज जो है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के खेमे में चला गया। इनके अलावा जो राजा राम मोहन राय जो है राजा की उपाधि अकबर सेकेंड के द्वारा दिया गया था। संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका भी लिखे थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 से भी जुड़े रहे थे। तो ये सभी के सभी बात राजा राम मोहन राय के बारे में जरूर ध्यान रखें। और सती प्रथा का अंत किसने किया, ये गवर्नर पूछता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। ठीक है। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आदर्शों को संजोना किस अनुच्छेद में है, या फिर ये क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमें प्रेरित किया, जो भी आदर्श वाक्य जो है हमें राष्ट्र भावना को जागृत किया, ये प्रकार के संजोना, ऐसे वाक्यों का आदर करना किस आर्टिकल में है? तो भाई मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल आपका राइट हो, फंडामेंटल आपका ड्यूटीज हो, या फिर 243 के सभी पार्ट हो स्थानीय स्वशासन वाला, या फिर 19 के सभी पार्ट हो फंडामेंटल राइट के। इस पे सेपरेट वीडियो 3 दिन पहले बना दिया हूं। एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो मैं इधर ही बैठा हूं। और आर्टिकल वाली वीडियो भी अगर आपने फुर्सत से देख लिया, हमारे ख्याल से 25-30 मिनट की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर वो देख लिया तो पॉलिटी से क्वेश्चन छूटने की जो है सवाल ही नहीं उठती है जी। क्योंकि अगर आपको आर्टिकल भाग और किस आर्टिकल में क्या है याद हो जाता तो कार्य लेखा आप खुद ही समझ जाओगे, है ना। तो भैया तो ये जो है आपके यहाँ पे आपको 2 नंबर पे देख रहा होगा कि भाई जो भी है, जो भी हमारे ऐसे वाक्य जो हमें देश भावना की भावनाओं को जागृत किया, ऐसे वाक्यों को संजोना जो है ये आर्टिकल 51 ए के बी में है। एक में क्या है जो है राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान वगैरह की रक्षा करना। सी में क्या है अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करना। देश की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े तो सेवा देना, ये 51 के ए के डी में है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस योजना की लॉन्च की है ना। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था। इनके अलावा पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, ये पूछा गया है। किराना घराना संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते थे, जो किराना घराना संबंधित है। और 2009 में इसे जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी रोग होती है, ये आपसे पूछा गया, कोई क्वेश्चन नहीं, रतौंधी होती है ना। आंख के सभी प्रकार की बीमारी विटामिन ए की कमी से ही होती है, जैसे आपका ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, जुरप्थोमेलिया, है ना। ये जो भी है आपका विटामिन ए की कमी से आंख की बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डी की रोग होती है, रिकेट्स, ऑस्टोमोलोसिया। विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है ना। इस प्रकार से विटामिन से कमी होने वाली रोग है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को स्कारबिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन एच को बायोटिन, विटामिन के को फिलोक्विनोन। इस प्रकार से जो है आप ध्यान रख सकते हैं जी विटामिन के बारे में, है ना। अगर आपसे कोई पूछे वसा में घुलनशील विटामिन तो बताइएगा बी और सी, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में AED के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो सभी प्रकार के बात विटामिन से जानकारी जरूर रखें। विटामिन शरीर में कोई भी एनर्जी देने का काम नहीं करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। इनके अलावा वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्खनन किस राज्य में किया जाता है? तो लौह अयस्क का उत्खनन जो है भारत में उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में होता है। ये भी आपसे मैं बताया था कि भाई वर्तमान में जो है लोहा का भंडार तो कद्रमुख में है, कर्नाटक में, लेकिन जो खनन करते हैं सबसे ज्यादा ये उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से होती है। तो उड़ीसा ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कद्रमुख खान है, जो कहां पे, कर्नाटक में। खेतरी तांबा की खदान के लिए प्रसिद्ध है, जो कहां पे है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश के मलाज खंड में भी तांबा की उत्खनन होती है, ध्यान रखेंगे। कोलार खान जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, कहां पे, कर्नाटक में। पन्ना जो है ये कहां पे, मध्य प्रदेश में, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा कहां पे, झारखंड के अंदर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से बात ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न आपसे ट्रेन के सफर से कुछ पूछा गया है, अभी ज्ञात नहीं है प्रश्न। एक प्रश्न आपके जल चक्र में क्या शामिल नहीं है? अब 6 बच्चे ने सही लगाया, एकदम आंसर जो है अब 6 एकदम सही लगाया है। देखिए जल चक्र होती है, नाइट्रोजन चक्र होती है, आपने नाम सुना होगा। ये चक्र क्या होती है कि घुमा फिरा के इसकी नाश नहीं हो सकती, ये घुमा फिरा के साइकिल चलता रहता है। जैसे आपने जल का नाश नहीं कर सकते हो, चाहे कैसे भी कर लो, जल का दोहन कर सकते हो लेकिन नाश नहीं कर सकते हो। किसी न किसी रूप में जल जो है आपके पास लौट के आएगा जरूर। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आज ऐसा बात आपने सुन लिया तो कल से पीने वाला जल को पूरा उड़ेला मत करो, क्योंकि पीने वाला जल जो है बहुत काफी कम है ना। तो जल तो इंपोर्टेंसी रखती है, लेकिन ये सृष्टि में लौट के आता जरूर है, भले ही किस रूप में आए, है ना। तो भाई वर्षा के दौरान आते हैं, लेकिन वो फिर जो आते हैं तो फिर काफी सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है भू में जाके जो है जमा होती है। इसीलिए हमें जल की कम दोहन करना चाहिए, है ना। तो जल चक्र हो गया। नाइट्रोजन चक्र, जैसे नाइट्रोजन चक्र होती है कि नाइट्रोजन आया,
है ना, पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लिया, उसके जड़ में जो फलीदार पौधे होते हैं, राइजोबियम वगैरह कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये जो है फिर से नाइट्रोजन को लौटा देते हैं, नाइट्रोजन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। तो जल चक्र जो होता है इसमें वाष्पीकरण होती है, फिर वाष्पोत्सर्जन होते हैं, फिर संघनन यानी जम जाता है, फिर बादल छाता है, फिर वर्षा होता है। तो इस प्रकार से फिर से वर्षा, फिर वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, फिर बादल, फिर वर्षा। तो ये क्रम जो है ना, ये साइकिल जो है चलता रहता है भाई, है ना। तो इसमें आपका कहीं भी अपक्षेपण नहीं आया तो राइट आंसर अपक्षेपण ही हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट को मैच करने के लिहाज से, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो रीट है, रीट के लिहाज से पूछा गया था, तो रीट जो है 32 से जारी करते हैं और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं, है ना भैया। तो जो प्रश्न प्राप्त हुए मैं लेकर के आया। कमेंट शिफ्ट वाली जो वीडियो है वो कल आएगी और सभी PDF जो है मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।